नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दी। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? आप सब ने इस फिल्म के बारे में जरूर सुना होगा। कुछ ने तो फिल्म देखी भी होगी। उस फिल्म में अल्बर्ट पिंटो को हर बात पर गुस्सा आता था। उसके गुस्से की जो भी वजह थी वह आज की चर्चा का विषय नहीं है। आज की चर्चा में अल्बर्ट पिंटो वो नौकरशाह हैं जिनके भ्रष्ट आचरण पर उंगली उठा दें तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। खंडित आजादी के 73 वर्षों में नौकरशाहों ने देश को नोच नोच कर खोखला बना दिया है और चोर कह दो तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। नौकरशाह जनता का धन भी चुराए और कोई उन्हें चोर भी न कह दिया तो अल्बर्ट पिंटो की जमात को गुस्सा आने लगता है। एक ऐसे ही आईएएस अल्बर्ट पिंटो हैं। उनके भ्रष्टाचार पर बोल दिया तो शिष्टाचार खो बैठे। कोई आचार नहीं, इसीलिए तो आचरण पर कोई नियंत्रण नहीं। इस अल्बर्ट पिंटो की खबर हम बाद के क्रम में लेते हैं। आपने पिछले कार्यक्रम में देखा कि किस तरह शीर्ष सत्ता गलियारे में बैठे वरिष्ठ नौकरशाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डुबोने में लगे हैं। 1 साल बाद ही चुनाव होना है, लेकिन नौकरशाहों ने विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं का काम शुरू ही नहीं होने दिया। भ्रष्ट नौकरशाहों ने पैसे खाने की जुगत में 11,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का भट्ठा बैठा दिया। 2020 खत्म होने को है। काम शुरू करने की प्रक्रिया अपने प्रारंभिक स्टेज पर ही छटपटा रही है। मैंने मुख्यमंत्री के खास शीर्ष अधिकारियों को घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भेजे थे और उन पर मुख्यमंत्री और संबद्ध अधिकारियों से जवाब मांगे थे। खबर प्रसारित होने के पहले या बाद में जवाब तो किसी भी अधिकारी का नहीं आया। हां, सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के कुचक्र पर हल्का सा अंकुश जरूर लगाया, लेकिन भ्रष्ट नौकरशाहों ने उसकी भी काट निकाल ली और पैसे खाने का जुगाड़ निकाल लिया। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, सूचना महकमे के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण और पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव समीर वर्मा को घोटाले के तथ्य और सवाल भेजे थे, लेकिन ये चुप रहे। नौकरशाहों की चुप्पी इनकी चालाकी की पहचान है। पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव आईएएस समीर वर्मा ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे सवालों का विस्तृत जवाब जरूरी है। उन्होंने 4 दिसंबर को लखनऊ लौटने पर मेरे सवालों का समुचित जवाब देने की बात कही थी, लेकिन वित्त विभाग की 1 दिसंबर को होने वाली उस महत्वपूर्ण बैठक की बात छुपा ली जिसमें निर्माण कार्यों का निर्धारित रेट बढ़ाने के प्रयासों को निर्णायक शक्ल देने की तैयारी थी। जब मुझे उस बैठक के बारे में पता चला तो उसके पहले खबर जारी करना जरूरी हो गया। खबर जारी होते ही सारे भ्रष्ट नौकरशाह खलबला उठे। समीर वर्मा की खलबलाहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सारे शिष्टाचार ताक पर रखकर बाकायदा यह सार्वजनिक कमेंट जारी कर दिया कि मैं अनर्गल प्रलाप कर रहा हूं। आप भी देखिए अल्बर्ट पिंटो को किस तरह गुस्सा आया। कोई एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल कभी मेरी खबर का हिस्सा नहीं बनता तब तक जब तक कि वह सामाजिक आदर्श या सामाजिक अनादर्श का पात्र नहीं बन जाता। समीर वर्मा अपनी अशिष्टता के कारण सामाजिक अनादर्श की पात्रता धारण कर चुके हैं, इसलिए अब वे मेरी खबर के केंद्र में रहेंगे। हम बताएंगे कि पीडब्ल्यूडी विभाग में वर्माओं की तिकड़ी कैसे सारे खुराफातों की जड़ में है। आगे इसके धागे हम जरूर खोलेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव समीर वर्मा मेरी खबर को अनर्गल प्रलाप बताने के बजाय उसका बिंदुवार खंडन प्रस्तुत करते तो वे सही साबित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे ऐसा कर भी नहीं सकते। अगर कर सकते हैं तो अभी भी समय है, अन्यथा उन्हें उसी तरह सार्वजनिक फोरम पर अपनी अशिष्टता पर खेद प्रकट करना चाहिए। हालांकि ऐसे लोगों से आत्म समीक्षा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसे नौकरशाहों को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य का संरक्षण खास तौर पर रेखांकित करने लायक है। केंद्र सरकार की तकरीबन 50 विकास योजनाओं के तहत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सारे काम पीडब्ल्यूडी विभाग को मिले थे, जिसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई अनुभव ही नहीं है। कैसे मिले यह रहस्य है। पीडब्ल्यूडी ने 1975 के बाद कोई बिल्डिंग बनाई ही नहीं, उसे केवल रोड बनाने का अनुभव है।
तो रोड बनाने वाला पीडब्ल्यूडी विभाग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मानक तय कर रहा है। काम शुरू करने के बजाय पीडब्ल्यूडी के आला अफसर और सत्ता गलियारे में बैठे नौकरशाह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्धारित रेट ऊंचा कराने की कवायद में लग गए और आखिरकार उन्हें कामयाबी भी मिल गई। वित्त विभाग ने दिखावटी कतरब्योत करते हुए रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 65,000 स्क्वायर मीटर के बिल्डिंग निर्माण का सरकारी रेट 240 करोड़ रुपए तय था, लेकिन उसे 340 करोड़ रुपए करने पर पीडब्ल्यूडी विभाग जी जान से जुटा था। वित्त विभाग ने रेट बढ़ाकर करीब 320 करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि राजकीय निर्माण निगम ने इसी वर्ष 6 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और जल निगम की इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज ने 2 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण सरकार के पूर्व निर्धारित रेट पर ही पूरा किया है। यही वजह है कि फंड भक्षण के विशेषज्ञ खिलाड़ियों ने इस बार सरकारी निर्माण एजेंसियों को सीन से पूरी तरह आउट कर दिया है। विकास योजनाओं के निर्माण की नोडल एजेंसी रही राजकीय निर्माण निगम और जल निगम की इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज को काम नहीं देकर करीब 20,000 इंजीनियरों और हजारों अन्य कर्मचारियों को बेरोजगार होने के रास्ते पर क्यों धकेल दिया गया, इस सवाल पर योगी सरकार मौन रह गई। लेकिन 2022 के चुनाव में यह सवाल तूल पकड़ने वाला है। मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की फेज 3 प्रक्रिया में 13 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होना है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी मोड से काम कराने के शासनादेश को बिल्कुल ताक पर रखकर भ्रष्ट नौकरशाहों ने कंसल्टेंट्स नियुक्त करने का नया फार्मूला घुसेड़ा और उसमें जबरदस्त घोटाला किया। अपनी पसंद के कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए अधिकारियों ने टेंडर दाखिल करने वाले प्रतिष्ठानों के टेक्निकल बिड के पॉइंट्स प्रकाशित ही नहीं किए और फाइनेंशियल बिड में अधिक रेट कोट करने वाले अपने पसंदीदा प्रतिष्ठानों को मनचाहा पॉइंट्स देकर उसे कंसल्टेंट बना लिया, उसका चयन कर लिया। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए बेमानी फूंक गए। कंसल्टेंट चयन की घपलेबाजी पकड़ में ना आए, इसके लिए मक्कार नौकरशाहों ने इंटीग्रेटेड कंसल्टेंसी का नाम बदलकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कर दिया। योगी सरकार ने नौकरशाहों की इस करतूत के आगे घुटने टेक दिए। मनचाहा कंसल्टेंट्स चुनने की अनावश्यक खर्चीली प्रक्रिया अपनाए जाने की खबर उजागर होने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न भ्रष्ट नौकरशाहों से पूछा कि जब प्रदेश सरकार कार्यस्थल का सर्वे करा चुकी थी, सॉइल टेस्टिंग हो चुकी थी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इवैल्यूएशन फाइनेंस कमेटी यानी ईएफसी की औपचारिक मंजूरी मिल चुकी थी, तब कंसल्टेंट नियुक्त करने पर 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त क्यों खर्च किए गए। ईपीसी मोड के प्रावधानों के मुताबिक जो काम कॉन्ट्रैक्टर को करना था उसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर अलग से कंसल्टेंट नियुक्त करने का क्या औचित्य था, या इस तकनीकी भाषा में कहें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन नियमतः केवल इंजीनियरिंग कंपनी ही कर सकती है। तब इसके लिए अलग से कंसल्टेंट नियुक्त कर सैकड़ों करोड़ रुपए बहाने की क्या जरूरत थी। लेकिन योगी सरकार ने इन सवालों पर नौकरशाहों से कोई जवाब नहीं मांगा। मेरी खबर प्रसारित होने के बाद योगी सरकार ने विभिन्न कामों को एक साथ क्लब करके कुछ चुनिंदा ठेकेदारों के बीच काम बांटने के कुचक्र पर थोड़ा पानी जरूर फेर दिया। इस संदर्भ में सरकार ने नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आप देखें, अब अलग अलग काम अलग अलग ठेकेदार करेंगे। नियम प्रावधान को ठेंगे पर रखकर अधिकारियों ने पहले अलग अलग किस्म के काम को एक दूसरे के साथ क्लब करके महज 3 ठेकेदारों के बीच 18 अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण का ठेका बांटने की तैयारी कर ली थी। 18 निर्माण कार्य के लिए 9 कंसल्टेंट्स नियुक्त किए थे और उसे केवल 3 ठेकेदारों में बांटने का कुचक्र कर रहे थे। सरकार ने कंसल्टेंट्स तो रहने दिए, लेकिन वर्क की क्लबिंग रोक दी। सरकार द्वारा काम की क्लबिंग रोक दिए जाने के बाद भ्रष्ट नौकरशाहों ने उसकी भी काट निकाल ली। पसंदीदा और चुनिंदा ठेकेदारों को ही सारा काम मिले,
इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होने वाले ठेकेदारों की पहचान सार्वजनिक करने का एक आपराधिक कृत्य कर डाला। आप सब जानते हैं कि टेंडर को लेकर होने वाली हत्याओं और हिंसक संघर्षों को रोकने के इरादे से ही सरकार ने ई टेंडर की प्रक्रिया शुरू की थी, जिससे टेंडर डालने वाले ठेकेदारों की पहचान गोपनीय रखी जा सके। लेकिन शीर्ष नौकरशाहों ने ऐसा फरमान जारी किया है कि ठेकेदारों की जान ही संकट में फंस गई है। ई टेंडर की गोपनीयता बनाए रखने की अनिवार्यता को ताक पर रखकर पीडब्ल्यूडी ने यह शर्त डाल दी कि टेंडर में शामिल होने वाले ठेकेदार कार्यस्थल का भौतिक निरीक्षण करें और संबद्ध कार्यपालक अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से इसका प्रमाण पत्र हासिल करें। इस शर्त ने प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाले ठेकेदारों का प्राण संकट में डाल दिया है। नौकरशाहों ने यह नियम अपने पूर्व निश्चित पसंदीदा ठेकेदारों को ध्यान में रखकर बनाया है। साइट विजिट कर और वहां के एक्सीएन से सर्टिफिकेट हासिल करने की अनिवार्य शर्त रखकर नौकरशाहों ने भ्रष्टाचार का नया रास्ता खोल दिया है। अब एक्सीएन अपनी मनमर्जी के ठेकेदार को सर्टिफिकेट देगा और जिसे नहीं चाहेगा उसे सर्टिफिकेट नहीं देगा। जिस ठेकेदार के लिए ऊपर से हरी झंडी मिलेगी उसे वह सर्टिफिकेट देगा और जिसके लिए ऊपर से हरी झंडी नहीं मिलेगी उसे टहलाएगा, उसका समय नष्ट करेगा ताकि वह ऊब कर भाग जाए। टेंडर की प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा कम करने के इरादे से चालाक नौकरशाहों ने सिमिलर वर्क की एक खास किस्म की परिभाषा रची और बेहद विचित्र और मूर्खाना शर्त रख दी कि जिस ठेकेदार को ईपीसी मोड के तहत आवासीय विद्यालय बनाने का अनुभव हो वही ठेकेदार टेंडर दाखिल करे। ईपीसी मोड दिसंबर 2019 में लागू हुआ। सेंट्रल मैनुअल भी उसी साल आया। ऐसे में ईपीसी मोड के अनुभवी ठेकेदार कहां से टपकेंगे? निर्माण निगम और कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विस जैसी सरकारी निर्माण एजेंसियां भी यह शर्त पूरी नहीं कर सकती। दरअसल भ्रष्टाचार के निपुण नौकरशाहों ने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और विभिन्न भवन बनाने वाले प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके से बाहर करने के इरादे से स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग की कैटेगरी अलग से खोज दी, जबकि ईपीसी के प्रावधानों में इस तरह की कैटेगरी निर्धारित ही नहीं है। स्वाभाविक सवाल है कि जो ठेकेदार मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्या वे आवासीय स्कूल नहीं बना सकते? केंद्र सरकार के वित्त विभाग का शासनादेश यानी जियो कहता है कि प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2019 को आवश्यक रूप से एडॉप्ट किया जाए। यह मैनुअल ठेकेदारों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को खास खास स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के खानों में नहीं बांटता, लेकिन इस मैनुअल को ताक पर रख दिया गया है। स्पष्ट है कि सीमित और पहले से चुने गए कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो अफसरों को खेल करने में सुविधा रहेगी। यूपी के नौकरशाहों ने हजारों करोड़ के इस काम में 2G स्कैम का फार्मूला लागू किया। उसमें रातों रात स्पेशलाइजेशन लिमिटेड कर दी गई थी। जिन ठेकेदारों से सेटिंग थी उनके मुताबिक उनके कंडीशन टेंडर में डाल दिए गए थे। उसी आधार पर इतना बड़ा 2G घोटाला हुआ था। घोटाले का वही फार्मूला यूपी में भी लागू किया जा रहा है। आम लोग भी यह समझते हैं कि टेंडर में जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, रेट उतना ही नीचे जाएगा और उससे सरकार का पैसा बचेगा। 4500 करोड़ का टेंडर अगर प्रतिस्पर्धात्मक रहता तो सरकार को 450 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होता। टेंडर में प्रतिस्पर्धा नहीं रही तो स्वाभाविक है कि रेट ऊपर जाएगा और भ्रष्ट नौकरशाह यही तो चाहते हैं। इसीलिए वे टेंडर की पुलिंग कराने का कुचक्र कर रहे हैं। टेंडर के साथ मांगी गई 50% टर्नओवर की शर्त भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है। सीवीसी की गाइडलाइंस में 30% टर्नओवर को पर्याप्त माना गया है। आप यह तथ्य अपने दिमाग में फिर से ताजा कर लें कि गरीबों और श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है।
विद्यालय की ड्राइंग एंड डिजाइन राजकीय निर्माण एजेंसी ने तैयार की थी। दिसंबर 2019 में ही श्रम विभाग ने इसे अप्रूव भी कर दिया था और फाइनेंस कमेटी से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया। काम को दाम के कुचक्कर में फंसा दिया गया। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने कंसल्टेंट्स के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2019 में लखनऊ में जिस अटल मेडिकल विश्वविद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी थी, उसके लिए धन का आवंटन भी हो चुका था, लेकिन 1 वर्ष हो गया, काम शुरू ही नहीं हुआ। काम शुरू होने की बात तो छोड़िए, पीडब्ल्यूडी ने आज तक उसके लिए टेंडर ही आमंत्रित नहीं किया। प्रधानमंत्री ने पिछले ही साल उत्तर प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से विकास की तकरीबन 50 योजनाओं के निर्माण की घोषणा की थी। इसमें विभिन्न जिलों में 14 मेडिकल कॉलेजों, 18 अटल आवासीय विद्यालयों, 1 अटल मेडिकल विश्वविद्यालय और 1 यूनानी मेडिकल कॉलेज समेत करीब 50 योजनाएं शामिल थीं। विकास योजनाओं के निर्माण का 60% खर्च केंद्र को और 40% खर्च प्रदेश सरकार को वहन करना था। मोदी की मंशा थी कि विधानसभा चुनाव आने के पहले कुछ महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का काम पूरा हो जाए, लेकिन काम पूरा क्या, काम शुरू भी नहीं हो पाया। अपने देश का ऐसा ही राजकाज है। भारतीय लोकतंत्र का यह दाद खाज है। नमस्कार, जय हिंद।